मिस्टर सी हॉरर में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जीवंत होती हैं। अगर आपको दिल दहला देने वाली डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कभी भी उन डरावनी कहानियों को मिस न करें जो आपकी रातों को डरा देंगी। आज हम आपके लिए एक सरकारी बस ड्राइवर की असल जिंदगी की कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाएगी। यह बस ड्राइवर की भयानक मुठभेड़ का पूरा एपिसोड है। सीट बेल्ट लगा लें क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। मुझे आज भी वह रात याद है जैसे कि कल ही की बात हो। मेरा नाम राम सिंह है और मैं 20 साल से ज्यादा समय से सरकारी बस ड्राइवर हूं। उन 2 दशकों में मैंने अनगिनत सड़कों पर यात्रा की है, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनजान, लेकिन कुशानपुर रूट पर जो हुआ उसके लिए कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तैयार नहीं कर सका। उस रूट ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है और मेरे दिल पर अपराध बोध का बोझ बढ़ जाता है। यह एक साधारण शाम थी, या ऐसा मैंने सोचा। मेरे कंडक्टर राजू एक वफादार और खुशमिजाज आदमी, और मैंने सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे पर अपनी शाम की चाय खत्म की थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया था और जैसे ही हम बस में वापस चढ़े, हवा में ठंडी हवा बह रही थी। रास्ता शांत था, यहाँ तक कि डरावना भी, और जैसे जैसे परछाइयाँ लंबी होती गईं, एक बेचैनी सी भावना मुझ पर हावी होती गई, लेकिन मैंने इसे दूर कर दिया। आखिरकार यह बस एक और यात्रा थी, या ऐसा मुझे लगा। जैसे जैसे हम सुनसान सड़क पर आगे बढ़े, रात सामान्य से ज्यादा गहरी होती गई। चांद घने बादलों के पीछे छिप गया था और सन्नाटे को चीरती हुई इंजन की गड़गड़ाहट ही एकमात्र आवाज थी। हम अभी एक छोटे से गांव से गुजरे ही थे कि मैंने सड़क के किनारे अकेली खड़ी एक महिला को देखा। उसने फटी हुई लाल साड़ी पहनी हुई थी और एक छोटे बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। उसका चेहरा पीला, लगभग भूतिया था, लेकिन यह उसकी खोखली और खाली आंखें थीं जिसने मुझे सिहरन पैदा कर दी। अपने बेहतर विवेक के विरुद्ध मैंने गति धीमी कर दी। उस्ताद, इस समय यहाँ खड़े होना एक अजीब जगह है, राजू ने बेचैनी से बड़बड़ाया। महिला चुपचाप बस में चढ़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, किराया नहीं दिया। मैंने आईने से उसे देखा, कुछ ठीक नहीं था। उसका बच्चा कभी नहीं हिला, कभी आवाज नहीं की। मेरे पेट में एक बीमार सी भावना घूम रही थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह अभी भी मेरे सपनों में सताता है। कुछ मिनट बाद अगले स्टॉप से एक युवक बस में चढ़ा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, मानो वह मीलों से दौड़ रहा हो। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर उस महिला पर पड़ी। मत रुको, उसके लिए कभी मत रुको, वह अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फट रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बस की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगीं। एक तेज ठंडी हवा गलियारे से गुजरी और महिला वह चली गई। जहां वह बैठी थी वहां सिर्फ खून का एक धब्बा रह गया था। राजू की सांस रुक गई क्योंकि बस जोर से हिल रही थी। अचानक एक चीख हवा में गूंजी। जिस युवक ने हमें चेतावनी दी थी वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया। उसका चेहरा भय से जम गया। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन बस नहीं रुकी। यह चलती रही, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था। और फिर राजू चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में डर था और उसने अपनी छाती पकड़ ली। उस्ताद, मेरे अंदर कुछ है, मेरी मदद करो, वह चिल्लाया। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर ऐंठ रहा था। कुछ ही सेकंड में वह चुप हो गया, बेजान, ठंडा। मैंने उसे हिलाते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा दोस्त, मेरा भाई चला गया था। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं असहाय और भयभीत था। हमारे साथ क्या हो रहा था? उस रात हम क्या लेकर आए थे? जवाब जल्द ही आ गया। जैसे ही बस कुशानपुर के बाहरी इलाके के पास पहुंची, बिना किसी चेतावनी के इंजन बंद हो गया।
बस कांपते हुए रुक गई। मैं बाकी यात्रियों को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन सीटें खाली थीं, एक को छोड़कर। लाल साड़ी वाली महिला, वह चुपचाप बैठी रही। उसकी बेजान आंखें मुझसे मिल रही थीं। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज खोखली और ठंडी थी, और फिर पलक झपकते ही वह हवा में गायब हो गई। मेरे सीने में मेरा दिल धड़क रहा था और मेरे चारों ओर सन्नाटा एक फंदे की तरह छा गया। लेकिन खौफ अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मुझे लगा कि मैं आजाद हो गया हूं, बस के पिछले हिस्से से एक हल्की चीख गूंजी। मैं मुड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे। वहां एक खाली सीट पर वह बच्चा लेटा था जिसे वह ले जा रही थी। लेकिन वह अब बच्चा नहीं था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, लाइटें फिर से चली गईं और एक बर्फीला हाथ मेरी गर्दन को छू गया। जब बस आखिरकार फिर से चली, तो मैं एक पागल आदमी की तरह गाड़ी चला रहा था, उस शापित सड़क को पीछे छोड़ने के लिए बेताब। लेकिन जैसे ही मैं बस डिपो पहुंचा, मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। राजू का शव गायब था। जिस युवक ने हमें चेतावनी दी थी, वह कभी नहीं मिला। और खून के धब्बे, वे कभी मिटते नहीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ, वह मेरी कल्पना से परे था। कुशाणपुर गांव के नीचे एक रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा सच जिसे समझना बहुत भयानक है। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप कभी रात में अकेले गाड़ी चलाते हुए पाएं, तो लाल साड़ी वाली महिला के लिए कभी न रुकें, क्योंकि एक बार वह आपके वाहन में प्रवेश कर जाए तो वह कभी बाहर नहीं जाती। अगली रात नींद नहीं आई। राजू के बेजान शरीर के बारे में सोचते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसकी मदद के लिए की गई चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। अपराध बोध ने मुझे जकड़ लिया। काश मैंने बस को न रोका होता, काश मैंने उस युवक की चेतावनी सुनी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 लोगों की जान चली गई थी, और हमारे पीछे जो अंधेरा था वह अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जब मैं अपनी अगली शिफ्ट के लिए लौटा, तो डिपो में हमेशा की तरह शांति थी। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही थीं। कुछ लोगों ने कहा कि राजू की आत्मा बेचैन है, दूसरों का मानना था कि बस शापित है। मैंने उनकी आवाज़ों को रोकने की कोशिश की, आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन अंदर ही अंदर डर पहले से ही मेरे दिल में जड़ जमा चुका था। मैंने इंजन चालू किया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर ठंडी थीं। रास्ता वहीं था, शहर से कुशनपुर तक। लेकिन उस रात कुछ भी सामान्य नहीं लगा। हर छाया लंबी होती दिख रही थी, हर आवाज तेज लग रही थी। जब मैं गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, तो मेरी धड़कनें मेरे कानों में तेज हो गईं। और तभी मैंने उसे फिर से देखा, लाल साड़ी वाली महिला। वह एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों से छिपा हुआ था। मेरा खून बर्फ में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आ गया, अपनी बाहें बेतहाशा हिलाते हुए। मैंने बस रोकी, मेरा दिल धड़क रहा था। कृपया, मेरी बेटी गायब है, वह रोया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे उसे खोजने में मदद करो, मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बस से उतरी और पीछे अंधेरे खेतों को देखा। हवा गरज रही थी, हल्की फुसफुसाहट के साथ, जो मेरी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रही थी। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। यह आगे के जंगल से आ रही थी। बिना सोचे समझे मैंने आवाज का पीछा किया। बूढ़ा आदमी मेरे पीछे था। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़े, हवा ठंडी होती गई। मैंने लड़की को खोजने की उम्मीद में आवाज लगाई, लेकिन हम जितना आगे बढ़े, पेड़ उतने ही टेढ़े होते गए। हवा में एक अजीब धातु जैसी गंध भर गई, और फिर हमने उसे पा लिया। वह एक पुराने पेड़ के नीचे निश्चल पड़ी थी। उसकी आंखें भय से खुली हुई थीं, लेकिन वह अकेली नहीं थी। लाल साड़ी वाली महिला उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां लड़की के बालों को सहला रही थीं। मैं वहीं जम गई, हिलने में असमर्थ। बूढ़े आदमी ने एक घुटी हुई चीख निकाली और आगे की ओर भागा। नहीं, मैंने चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
महिला ने अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से तड़प उठा। पलक झपकते ही उसने बूढ़े आदमी का गला पकड़ लिया। उसकी चीखें रात को चीरती रहीं और उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी त्वचा पीली और बेजान हो गई। कुछ ही सेकंड में वह चला गया। उसका शरीर टूटी हुई गुड़िया की तरह जमीन पर गिर गया। जब महिला की खोखली आंखें मेरी आंखों से टकराईं तो मेरे अंदर भय की लहर दौड़ गई। मैं मुड़ा और भागा। मेरी सांस उखड़ रही थी, मेरा दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, लेकिन फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे आ रही थीं। वह मेरे पीछे आ रही थी। जब मैं जंगल से बाहर निकला तो मैंने पाया कि बस अभी भी सड़क के किनारे खड़ी थी। मैं भागने के लिए बेताब होकर ड्राइवर की सीट पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, मुझे बस के पिछले हिस्से से हल्की दस्तक सुनाई दी। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरे पेट में डर समा रहा था। वहां एक लड़का खड़ा था जो 10 साल से ज्यादा का नहीं था। उसका चेहरा पीला और आंसू से लथपथ था। कृपया मिस्टर, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मां आ रही है, उसे मुझे ले जाने मत देना। मेरा गला सूख गया। तुम्हारी मां कौन है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे पहले से ही जवाब पता था। लाल रंग की महिला, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह मुझे जाने नहीं देगी। दरवाजा खोलने से पहले मैं बस एक पल के लिए झिझका। अंदर आ जाओ, मैंने धीरे से कहा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लाइटें फिर से टिमटिमाने लगीं और एक तीखी पीड़ा भरी चीख बस में भर गई। लड़के ने मेरी बांह को कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने एक्सीलेटर दबाया, जितना हो सके उतना हमारे और उस शापित जगह के बीच की दूरी बनाने की कोशिश में। लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज गाड़ी चलाऊं, मुझे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मदद के लिए फोन करने के इरादे से मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन सिग्नल खत्म हो चुका था। तभी मैंने इस पर ध्यान दिया। रियर व्यू मिरर में एक तीसरी यात्री दिखाई दी थी। उलझे हुए काले बालों और खून से लाल रंग की साड़ी वाली एक महिला। वह लड़के के ठीक पीछे बैठी थी। मेरा खून ठंडा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, बस एक तरफ हिंसक रूप से झुक गई। जब मैं नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी तो टायरों की आवाजें गूंजने लगीं। लड़के ने एक भयानक चीख निकाली और फिर वह आगे बढ़ गई। उसका हाथ आगे बढ़ा, उसके कंधे को पकड़ लिया। उसकी चीखें बस में गूंजने लगीं और उसका छोटा शरीर ऐंठ गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं कसम खाता हूं कि मैंने ऐसा किया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे मेरी सीट पर जकड़ लिया। मैं असहाय भय में केवल देख सकता था, क्योंकि लड़के का शरीर लंगड़ा हो गया था। उसकी बेजान आंखें मुझे घूर रही थीं। और फिर वह बोली, तुम्हें उसे नहीं लाना चाहिए था। वह फुसफुसाते हुए बोली। उसकी आवाज हजारों फुसफुसाहटों की तरह मेरे अंदर रेंग रही थी। लाइटें एक बार फिर टिमटिमाईं और फिर पूरी तरह बुझ गईं। जब वे वापस लौटे तो बस खाली थी। कोई लड़का नहीं, कोई महिला नहीं, सिर्फ मैं और चारों तरफ सन्नाटा। जब तक मैं डिपो तक नहीं पहुंच गया, मैं गाड़ी चलाता रहा। मेरा दिमाग डर से सुन्न हो गया। लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा, मुझे लगा कि कोई हाथ मेरे कंधे पर लगा है। मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, या ऐसा मैंने सोचा। जब मैं बस से उतरा तो रात भर एक बच्चे की हल्की सी हंसी गूंजती रही, और बस की खिड़की के प्रतिबिंब में मैंने उसे फिर से देखा। देख रही थी, इंतजार कर रही थी, लेकिन दुस्वप्न अब भी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने जो पाया वह और भी बुरा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह खत्म हो गया है, कि कुशाणपुर की सड़क पर जो कुछ भी चल रहा था उसने बहुत सी जानें ले ली हैं और आखिरकार मुझे जाने देगा। लेकिन सच यह कभी नहीं छोड़ता। हर रात जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे लड़के की चीखें सुनाई देती। मैंने राजू का बेजान शरीर देखा। उनकी मृत्यु के बोझ ने मुझे कुचल दिया, और चाहे मैंने आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश की, अंधेरा मेरे साथ छाया की तरह चिपक गया, जिसे मैं हिला नहीं सका। एक हफ्ते बाद मैं फिर से उसी रास्ते पर था। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर था। मेरी पत्नी,
मेरी बेटी, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने खुद को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया, यह दिखावा करते हुए कि कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि उस सड़क पर कुछ मेरा इंतजार कर रहा था। रात शांत शुरू हुई, बहुत शांत। जब मैं शहर से बाहर निकला तो बस लगभग खाली थी। एक युवा जोड़ा पीछे बैठा था, एक दूसरे से फुसफुसा रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने की तरफ सो रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं जंगल की ओर जाने वाले पुराने पुल को पार कर रहा था, तापमान में तेजी से गिरावट आई। मेरी सांसों ने विंडशील्ड को धुंधला कर दिया। मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। फिर लाइटें टिमटिमाने लगीं। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मेरा दिल सीने में धड़कने लगा। मेरा एक हिस्सा पीछे मुड़ना चाहता था, उस शापित जगह को पीछे छोड़ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे एक काम करना था। मैं आगे बढ़ता रहा, भले ही हर मील के साथ डर की भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही देर में पहला संकेत दिखाई दिया। एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। मुझे आगे निकल जाना चाहिए था, मैं बेहतर जानता था। लेकिन मेरे हाथ अपने आप ही हिल गए, जिससे बस धीमी होकर रुक गई। दरवाजा चरमरा कर खुला। क्या आप कुशनपुर जा रहे हैं? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग इतनी धीमी कि सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सिर हिलाया, बोलने में असमर्थ। वह अंदर चली गई। उसके नंगे पैर फर्श पर गीले निशान छोड़ रहे थे। वह बैठी नहीं, वह बस वहीं खड़ी रही, खिड़की से बाहर देखती रही। उसका चेहरा छाया से छिपा हुआ था। युवा जोड़ा असहज रूप से हिल गया। सामने वाला आदमी जाग गया, भौहें सिकोड़ते हुए पीछे देखा। मैंने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरी छाती पर दबा रही हो। 15 मिनट बाद चीखना शुरू हो गया। यह पीछे से आ रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि युवती अपने प्रेमी की बांह पकड़ रही थी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसके बगल में बैठा आदमी कांप रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं। उसकी नाक से खून बह रहा था। बस रोको, वह चिल्लाई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने ब्रेक मारा। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ पाता, वह अजनबी महिला मेरी ओर मुड़ी। और तभी मैंने उसका चेहरा देखा, या फिर उसमें से जो कुछ बचा था। उसकी त्वचा धूसर और सड़ रही थी। उसका मुंह एक अमानवीय मुस्कान में बदल गया था। उसकी खोखली आंखें घृणा से जल रही थीं। मैंने बोलने की कोशिश की, हिलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर जमी हुई थी। बॉयफ्रेंड ने आखिरी बार एक कराहती हुई चीख निकाली, इससे पहले कि उसका शरीर लंगड़ा हो जाए। मृत। लड़की बेकाबू होकर रो रही थी, उसे हिला रही थी, उसे जगाने की भीख मांग रही थी। लेकिन वह जा चुका था। और वह महिला, वह चीज अभी भी वहां थी, देख रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। मुझे बाहर निकालो, वह कांच से टकराते हुए चिल्लाया। मैंने इसे खोलने की कोशिश की। मैं कसम खाता हूं कि मैंने खोला था, लेकिन यह हिला नहीं। चाहे मैंने लीवर को कितनी भी जोर से खींचा, दरवाजा बंद ही रहा। फिर एक झटके में वह उसके पीछे थी। उसकी हड्डीदार उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसे जमीन से ऐसे उठा रही थीं जैसे उसका वजन कुछ भी ना हो। उसकी चीखें घुटी हुई सांसों में बदल गईं, क्योंकि उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। कुछ ही सेकंड में वह भी मर गया। उसका बेजान शरीर ढेर में गिर गया। मैंने अपना पैर एक्सीलेटर पर जोर से दबाया। मुझे परवाह नहीं थी कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे बस भागना था। लेकिन सड़क असंभव तरीकों से मुड़ी हुई थी। चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, मैं जंगल से बच नहीं सकता था। पीछे बैठी लड़की अभी भी रो रही थी। उसका चेहरा उसके हाथों में दबा हुआ था। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, उससे वादा करना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कैसे कर सकता था? मैं खुद को भी नहीं बचा सका। और फिर लाइटें बुझ गईं, इंजन ने दम तोड़ दिया और हम सड़क के बीच में फंस गए। जब मैं अपना फोन ढूंढने लगा तो मेरी नब्ज मेरे कानों में गूंजने लगी। कोई सिग्नल नहीं था, बेशक, बस में एक हल्की सी आवाज गूंजी, पदचाप। मैं मुड़ा, मेरा दिल गले में था। महिला चली गई थी,
लेकिन उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। एक बच्चा, 7 साल से बड़ा नहीं। उसका चेहरा पीला और खोखला था। वह गलियारे में खड़ा था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ ठंडी और खाली थी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरा मुंह सूख गया। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, मैंने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वे सामान्य आंसू नहीं थे। वे काले थे, गाढ़े और काले उसके चेहरे पर बह रहे थे। वह आ रही है, उसने धीरे से कहा, और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह सब कुछ ले न ले। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उसका क्या मतलब था, दरवाजा खुल गया। बस में ठंडी हवा बह रही थी, जो दूर से हंसी की आवाज लेकर आ रही थी। लड़का गायब हो गया, केवल रोती हुई लड़की और मैं ही रह गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचा। हमें भागना है, मैंने कहा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। हम सड़क पर लड़खड़ाते हुए पहुंचे। जंगल हमारे चारों ओर एक जीवित चीज की तरह मंडरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि हम कहां जा रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि हमें भागना है। लेकिन जैसे ही हम भागे, मैंने उसकी आवाज सुनी, धीमी, मजाक करते हुए, तुम भाग नहीं सकते। जब मैंने पीछे देखा तो बस जा चुकी थी। हमारे पीछे सिर्फ एक खाली सड़क थी, लेकिन हंसी, वह हमारा पीछा कर रही थी, और करीब, और जोर से, और किसी तरह। मुझे पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। मैं भूल गया था कि हम कितनी दूर भागे थे। ठंडी हवा मेरी त्वचा में चुभ रही थी, और वह डरी हुई लड़की मेरी बांह से लिपटी हुई थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई और उथली थीं। घने जंगल में ठोकर खाते हुए हमारा पीछा करने वाली चीज से बचने के लिए मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। लेकिन हम चाहे जितनी भी दूर भागें, उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती रहती थी, नरम, क्रूर और बेरहम। मैंने फिर से सड़क खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी जब हमने उसे देखा। एक पुराना मंदिर जो उगी हुई लताओं से आधा छिपा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ टूट गई थीं और खराब हो गई थीं, लेकिन इसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन अंदर से कुछ मुझे बता रहा था कि यह जगह हमारी रक्षा कर सकती है। हमने भारी लकड़ी के दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। हवा गर्म थी, धूप की हल्की खुशबू से भरी हुई थी। बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी, जिसका शांत चेहरा टिमटिमाते तेल के दियों की सुनहरी चमक में नहाया हुआ था। घंटों में पहली बार हंसी खामोशी में बदल गई। लड़की घुटनों के बल गिर पड़ी, चुपचाप रो रही थी। मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि मैं उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। हम अब सुरक्षित हैं, मैंने फुसफुसाया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस पर यकीन करूंगा। फिर दरवाजे बंद हो गए। मंदिर में ठंड फैल गई। एक एक करके दिए बुझते गए। छाया लंबी होती गई, गहराती गई, जब तक कि कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब नहीं गया। और फिर वह प्रकट हुई। उसका मुड़ा हुआ चेहरा अंधेरे से उभरा। खोखली आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसकी आवाज एक कठोर फुसफुसाहट थी, जो खामोशी को चीरती हुई निकल रही थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुमने जो किया उसके बाद नहीं। आंसू मेरी दृष्टि को धुंधला कर रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर अपराध बोध उमड़ रहा था। मेरा इरादा उन्हें छोड़ने का नहीं था, मैंने घुटते हुए कहा। मुझे नहीं पता था। भूत ने अपना सिर झुकाया। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। तुमने हमें छोड़ दिया। हमें उस शापित सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसके शब्द बर्फ की तरह तीखे और निर्मम थे। और अब तुम भी हमारी तरह ही कष्ट भोगोगे। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरा दिल पछतावे से दर्द कर रहा था। कृपया हमें जाने दो। वह अभी बच्ची है। इसके बजाय मुझे ले जाओ। भूत करीब आ गया। उसका सड़ा हुआ चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर एक घंटी बजी। पहले तो यह हल्का था, लेकिन धीरे धीरे यह तेज होता गया, स्पष्ट होता गया। मंदिर को गर्म, सुनहरी रोशनी से भर दिया। भूत पीछे हट गया, दर्द में चीखने लगा, क्योंकि आवाज उसके ऊपर से गुजर रही थी। रोशनी ने अंधेरे को जला दिया।
और पहली बार मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। वह राक्षस नहीं थी, वास्तव में नहीं। सड़ते हुए मांस और खोखली आंखों के नीचे एक महिला थी, एक माँ जो अकेली मर गई थी और भूल गई थी। और लड़का उसका बेटा था। एक आकृति प्रकाश में आई, एक बूढ़ा पुजारी, उसके हाथ प्रार्थना में बंधे थे। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। तुम अपने दर्द में फंस गए हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन अभी भी उम्मीद है, तुम शांति पा सकते हो। भूत कांप उठा, उसका गुस्सा दुख में बदल गया। मैं केवल उसे बचाना चाहती थी, उसने फुसफुसाया। लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने हमें नहीं बचाया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे खेद है, मैंने फिर कहा, मुझे बहुत खेद है। पुजारी आगे बढ़ा और फर्श पर पवित्र जल छिड़का। अब जाने का समय आ गया है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा दर्द खत्म हो गया है, अब तुम आराम कर सकती हो। एक पल के लिए भूतनी हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से अंधेरा दूर हो गया। वह उस लड़के की ओर मुड़ी जो उसके बगल में दिखाई दिया था। उसका चेहरा अब डर से मुड़ा हुआ नहीं था। हाथ में हाथ डाले वे रोशनी में चले गए और चले गए। मेरे बगल में बैठी लड़की ने कांपती हुई सांस ली। हमारे ऊपर जो बोझ था वह हट गया, पीछे एक शांत शांति रह गई। हम सुरक्षित थे। आखिरकार यह खत्म हो गया। जब हम आखिरकार बाहर निकले तो जंगल शांत था। सड़क हमारे सामने फैली हुई थी, सुबह की पीली रोशनी के नीचे खाली और शांत। तब मुझे पता चला कि अभिशाप टूट गया था। मैंने लड़की को घर पहुंचाया और सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित है। लेकिन मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती थी। मैंने जो कुछ भी देखा था उसके बाद नहीं। इसके बजाय मैं मंदिर लौट आई, उन लोगों की मदद करने की कसम खाई जिन्हें भुला दिया गया था, जिन्हें शांति की जरूरत थी। क्योंकि सच्चाई यह है कि बुराई कहीं से नहीं आती, यह दर्द से पैदा होती है। दर्द जिसे अनदेखा किया जाता है, त्याग दिया जाता है, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कभी कभी अंधेरे को रोकने के लिए बस थोड़ी सी दयालुता की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप कभी देर रात को खुद को सुनसान सड़क पर पाते हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसे मदद की जरूरत है, तो पीछे न हटें। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी जान बचा सकते हैं और किसकी आत्मा को आप आजाद कर सकते हैं।